क्लास 8। अब मैं आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 4 से संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व समझाने जा रही हूँ। इसके पहले बेटा मैंने आपको रंगमंच समझाया था, भारत का प्राचीन रंगमंच समझाया था। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है। संस्कृत जो है बेटा वह क्या है, अद्भुत रूप से एक समृद्ध भाषा है। ये विकसित भी है और कई तरह से यह सजी हुई है, अलंकृत है। इसके बाद वह नियत और व्याकरण के ढांचे में शक्ति से भी जकड़ी है। मतलब जो संस्कृत भाषा है ये बेटा एक समृद्ध भाषा है, विकसित भाषा है, पूर्ण रूप से सजी हुई है और व्याकरण के ढांचे में शक्ति से यह जकड़ी हुई है। इसका निर्माण जो है 2600 वर्ष पहले बेटा पाणिनि ने किया था। संस्कृत भाषा का निर्माण बेटा पाणिनि ने किया था और इसका प्रसार हुआ और फिर यह संपन्न हुई और संस्कृत भाषा पूरी तरह से अलंकृत हुई। लेकिन बेटा इसने अपना मूल नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। मतलब यह बेटा जो संस्कृत भाषा इसने अपने मूल को नहीं खोया, लेकिन संस्कृत साहित्य के पतन के काल में जब संस्कृत साहित्य का पतन हुआ तो उसके काल में जो है इस भाषा ने बेटा अपनी शक्ति और शैली की सादगी खो दी। विलियम्स ने बेटा 1784 में कहा था कि संस्कृत भाषा चाहे कितनी भी पुरानी हो लेकिन उसकी बनावट क्या है, अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले में ये कहीं अधिक जो है पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले मतलब कि यूनानी और लातीनी दोनों के मुकाबले जो है संस्कृत भाषा ही सबसे परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग अब आकस्मिक नहीं हो सकता है। यह साफ हम पहचान सकते हैं कि इन सभी भाषाओं का स्रोत क्या है, एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। संस्कृत बेटा आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। जैसा कि क्लास 8 मैंने बेटा आपसे हमेशा कहा कि भारतीय भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा ही बेटा सबसे जो है प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी और सभी भाषाओं की यह जननी है और इसका जो है निर्माण जो है 2600 वर्ष पहले हुआ था और इसका जो है पाणिनि ने इसका निर्माण किया था। अधिकांश शब्दकोश अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है। बेटा आज भी जो है अधिकांश जो शब्दकोश है और जो अभिव्यक्ति है वह संस्कृत भाषा की ही देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द है बेटा जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता। मतलब संस्कृत जो बेटा काव्य है और दर्शन ये बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द है कि इनका अनुवाद भी नहीं कर सकते हैं। आज भी जो है ये लोक प्रचलित भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है जीवित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। अब बेटा आपका अगला विषय है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था कि हमारे देश को जानने के लिए हमें उस युग की यात्रा करनी होगी कि जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो समय बीत गया, जो हमारे भारत का अतीत है, हमें उस दौर में उस समय की जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तन से नहीं मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की लेकिन ज़रूरत है। मतलब कि हमें तन से नहीं बल्कि मन से हमें एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की ज़रूरत है जहां भारत ने जो है अनेक रूपों में बेटा अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के बेटा दूर तक फैले क्षेत्र पर इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा जाता है। मतलब कि पिछली चौथाई सदी के बाद दौरान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया
इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है और कभी कभी जो इसको बृहत्तर भारत भी कहते हैं। लेकिन जब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती, लेकिन जब भी हमें बहुत सी श्रृंखलाएं कड़ियाँ नहीं मिलती हैं और बहुत से अंतर विरोध भी हैं, लेकिन सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं, लेकिन मतलब जानने के लिए अब किसी भी सामग्री की कोई कमी नहीं है। जो है भारतीय पुस्तकों में ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। भारतीय पुस्तकें जो हैं उनमें इनके हवाले मिलते हैं। यात्रियों ने जो वृतांत लिखा वो बहुत महत्वपूर्ण देन है। क्या जानने के लिए? जो है भारत को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए। और मतलब कि पुस्तकें हैं, फिर यात्रियों के लिखे हुए वृतांत हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वृतांत जो हमारे यात्रियों ने लिखा है। चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण है। फिर उसके बाद मतलब कि भारत का इतिहास जो है प्रकाश डाला गया है और इसकी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती, लेकिन जो है सामग्री की भी कमी नहीं, मतलब कि भारत के इतिहास की बहुत सी श्रृंखलाएं हैं जो नहीं मिलती, लेकिन इसको जानने की सामग्री भी कम नहीं है। भारतीय पुस्तकें, यात्रियों द्वारा लिखे गए वृतांत, चीन का विवरण, बहुत कुछ है। शिलालेख, ताम्रपत्र, मतलब इतिहास को जानने के लिए बहुत कुछ है। समृद्ध साहित्य है, महाकाव्य है, पूरा कथाएं हैं, अनुवाद जिनके किए गए, यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी अधिक सूचनाएं हमको मिलती हैं। मतलब कि बहुत कुछ ऐसा है, मतलब सामग्री की कमी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके द्वारा बेटा हम अपने भारत को जान सकते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर क्या है? सबसे बढ़कर है प्राचीन इमारतों के खंडहर, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदूर में। मतलब कि हमें भारत को जानने के लिए सामग्री की कमी नहीं है, इतिहास को जानने के लिए सामग्री की कमी नहीं, बहुत कुछ है। पुस्तकें हैं, यात्रियों के वृतांत है, ऐतिहासिक विवरण है, शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, फिर पुराकथाएं हैं, महाकाव्य हैं, फिर यूनान और लातीनी से भी हमको बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। और जो सबसे विशेषकर है वह है खंडहर, अंगकोर का और बोरोबुदूर में। मतलब अंगकोर में और बोरोबुदूर में ईसा की पहले शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें हमें दिखाई देती हैं। इनके बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा है और इनके साहसिक अभियानों की विशेष बात थी। तो इनका आयोजन बेटा स्पष्टता राज द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक उपनिवेश की शुरुआत लगभग एक साथ होती, मतलब कि लोग उपनिवेश करते थे। उपनिवेश की शुरुआत जो है एक साथ दिखाई देती है। उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर, महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते हैं। इन्हीं बस्तियों का जो नाम है बेटा, जो इन बस्तियों के जो नाम हैं वह भी भारतीय नामों के भी आधार पर हैं। इस तरह जैसे अब हम कंबोडिया कहते हैं, उस समय हम उन्हें कंबोज कहते थे। जावा स्पष्ट रूप से यव द्वीप या जौ का टापू है, जो आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। मतलब जावा मतलब जौ का टापू, जो आज भी एक अन्य विशेष के नाम पर है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध प्रायः बेटा खनिज या धातु से या खेती की पैदावार से होता था, और इनका जो नामकरण है वह भी खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। ये जो व्यापार है ईसापूर्व 3री और 2री शताब्दियों के में धीरे धीरे बढ़ा है, और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का आना शुरू हुआ। मतलब कि पहले उपनिवेश के बाद व्यापारी, और उसके बाद धर्म का प्रचार करने वाले धर्म प्रचारकों का फिर जो है जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय है। ये जो समय है भारत में, ये अशोक के ठीक बाद का समय है। इसलिए जो है साहसिक व्यवसायियों और फिर ये जो व्यापार जो है 3री और 2री शताब्दियों में धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों, व्यापारियों और फिर बाद में क्या हुआ, धर्म का प्रचार करने वाले जो है जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि ये जो समय था ये अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत के प्राचीन कथाओं से और यूनानी के अरबी
दोनों से प्राप्त वृत्तांतों से ये हमें पता लगता है कि भारत और पूरब के देशों के बीच कम से कम एशिया की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। मतलब कि प्राचीन कथाओं से बेटा हमें ये पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है कि पूरब के देशों, भारत और पूरब के देशों के बीच में जो है समुद्री व्यापार होता था। ये स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग जो था वो सबसे विकसित हुआ। और ये भी सही है, स्पष्ट किया गया कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का विकास जो है वो बहुत उन्नति पर था। उस समय के जो जहाज बनते थे, जो बनाए गए जहाज़ों का कुछ जो है वर्णन मिलता है, और बहुत से भारतीय बंदरगाहों का भी जो है हमें वर्णन मिलता, उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाज का चिन्ह भी अंकित है। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि दूसरी और तीसरी शताब्दी के बारे में बता रहे हैं बेटा कि जहाज का जो है, जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था, उन्नति पर था। उस समय के जो जहाज बनते थे उनका वर्णन मिलता है, बंदरगाहों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं कि जिन पर जो है दोहरे पाल वाले जहाज़ों का चिन्ह बना है। अजंता के भित्ति चित्रों में भी बेटा लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाज़ों के भी चित्र मिले हैं। मतलब कि सिक्कों पे भी जहाज के चित्र मिले हैं, साथ ही साथ बंदरगाह मिले हैं। उस समय जो जहाज बनाने का उद्योग था बहुत विकसित और उन्नति पे था। साथ ही साथ अजंता के भित्ति चित्रों में भी लंका विजय और हाथियों के चित्र मिले हैं। महाद्वीप के देशों वर्मा, स्याम और हिंद, चीन पर भी चीन का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इन भारतीय उपनिवेशों का जो बेटा इतिहास है लगभग जो है 1300 साल या उससे भी अधिक का है। भारत में जो भारतीय उपनिवेशों का जो इतिहास है वह तकरीबन लगभग जो है 1300 साल या उससे भी अधिक का है। ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हो करके 15वीं शताब्दी तक ये जो है माना जाता है। अब है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। अब अगला टॉपिक है आपका बेटा, अगला विषय है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। मतलब कि विदेशों पर हमारी भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमा ली थीं। इस बात का प्रमाण हमें हर जगह प्राप्त है, हर जगह मिला है। इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के ही देशों पर अपनी जड़ें जमाई थी। इस बात का प्रमाण भी मिलता है। चंपा, अंगकोर, श्री विजय और भज्जाभित दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े केंद्र हैं, और वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम पर हैं। मतलब कि जो हमें मिला है सब जगह से, तो क्या मिला है हमें? ये मिला है कि संस्कृत के बड़े बड़े केंद्र थे, साथ ही साथ जो शासक थे उनके नाम भी भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विशुद्ध भारतीय थे, बल्कि इसका अर्थ बेटा ये है कि उनका क्या हो गया था? भारतीयकरण हो गया था। क्योंकि भारतीय सभ्यता ने बेटा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पे ही अपनी जड़ें जमाई थी। और इस बात का प्रमाण यही है कि वहाँ पे संस्कृत के बड़े बड़े क्या थे? अध्ययन केंद्र थे। शासकों के नाम भारतीय या संस्कृत नाम थे। और इनका अर्थ जो है यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उनका भारतीयकरण हो गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय सभ्यता ने बेटा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर ही अपनी जड़ें जमाई थी। राजकीय समारोह जो होते थे बेटा उसमें भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। जो भी समारोह राजकीय होते थे तो वह बेटा संस्कृत में ही और भारतीय ढंग से ही जो है वहाँ पर जो है संपन्न किए जाते थे। राज्य के जितने भी कर्मचारी थे उन सबके पास जो है संस्कृत की ही पदवियाँ थीं। और इनमें से कुछ पदवियाँ और जो पद नाम थे बेटा वह केवल थाईलैंड में नहीं, मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी
चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के कई स्थान है, ये जो बता रहे हैं यहाँ पे बेटा लेखक ये बता रहे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भारत ने जो अपनी जड़ें जमाई थी। तो बल्कि ये जो वहाँ पर जो है संस्कृत की पदवियाँ थी, कुछ पदवियाँ और पदनाम न केवल थाईलैंड में थे बल्कि बेटा मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी चले आ रहे थे। इंडोनेशिया के कई स्थानों में प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं कथाओं से भरे हुए हैं। मतलब कि इंडोनेशिया के कई स्थान हैं जो कि प्राचीन साहित्य से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य जो है वो भारत के लिए ही गए हैं, भारत से लिए गए। मतलब कि जावा और बाली में जो वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य वह भी भारत से लिए गए। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। मतलब कि यहाँ तक कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म चल रहा है। फिर द्वीपों में लेखन कला वो भी भारत से ही गई है। मतलब कि ये जो है बेटा थाईलैंड, मलाया, इंडोनेशिया, जावा, बाली, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो किससे लिया गया है, भारत से। चाहे वह नृत्य हो, चाहे बेटा वह भारतीय संस्कृति हो, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह लेखन कला हो, सब कुछ भारत से ही लिया गया है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। जो कंबोडिया में वर्णमाला चलती है बेटा वह भी दक्षिण भारत से ली गई। बहुत से संस्कृत शब्दों को क्या किया गया, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया और प्रयोग किया जा रहा है। दीवानी फौजदारी के जो कानून हैं वह भी जो है हमारे भारत के ही हैं। फिर बौद्ध प्रभावों के कारण क्या कुछ परिवर्तन हुआ, कंबोडिया के जो आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया। लेकिन भारतीय प्रभाव जो है बेटा सबसे निकट जो दिखाई पड़ता है वह दिखाई पड़ता है भव्य कला पर और वास्तुकला पर। मतलब कि भारतीय प्रभाव जो सबसे दिखाई पड़ता है तो वह दिखाई पड़ता है बेटा भारतीय बस्तियों की भव्य कला पर और वास्तुकला पर। इन सब से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें हैं, मंदिर है। जावा में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पर जो है उत्कीर्ण की गई है। जावा बेटा बोरोबुदुर में बुद्ध की जो जीवन कथा है वह पत्थरों पर जो है उत्कीर्ण की गई। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित की गई हैं। अंगकोर के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहर है और उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। मतलब ये सब क्या कला, वस्तुकला, ये प्रभाव किस कारण था, भारत के कारण। ये भारतीय प्रभाव था, ये भारतीय प्रभाव था कि वहाँ पर बुद्ध की कथा पत्थरों पे उत्कीर्ण की गई। फिर नक्काशी में राम, विष्णु, कृष्ण की कथाएं अंकित की गई। किस वजह से बेटा, ये कला की वजह से, वास्तु कला की वजह से। फिर क्या था, फिर विशाल मंदिर के चारों ओर खंडहर, फिर बनावटी झीलें, पोखरें, नहरें, उनके ऊपर पुल, फिर एक बड़ा फाटक जिस पर क्या था, एक वृद्धाकार सिर पत्थर पे खुदा था। और फिर मुस्कुराता हुआ रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली। फिर अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली जिसका विकास खेमेर प्रतिभा ने किया। दोनों ने परस्पर मेल से एक अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया था उसका नाम जयवर्मन था, जो ठेठ भारतीय नाम था। मतलब कि यहाँ पर विदेशों पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा। ये जो बेटा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाया, जावा क्या है, ये विदेशी ही तो हैं। फिर यहाँ वहाँ पर बेटा हमारे ही नृत्य, हमारी ही लेखन कला, हमारे ही संस्कृत के शब्द, फिर सब कुछ जो है क्या है, भारत का ही। फिर उसके बाद मतलब कला का, वास्तुकला का, भव्य कला का तो इतना प्रभाव पड़ा कि मतलब कि वहाँ पर जो है बुद्ध की कथा पत्थरों पर उत्कीर्ण की गई। नक्काशी में विष्णु, राम, कृष्ण की कथाएं अंकित हैं। विशाल मंदिर है, विशाल बनावटी झीलें हैं, पोखरें हैं। फिर सिर पर खुदा हुआ वृद्धाकार सिर पर खुदा है, मतलब कि मुस्कुराता हुआ और देवतुल चेहरा। तो ये सब किस कारण, ये सब भारत की वास्तुकला और भव्य कला के
कारण, मतलब कि विदेशों पर बेटा भारतीय कला का इतना प्रभाव पड़ा था। और फिर यहाँ पर एक अजूबा पैदा हुआ दोनों के परस्पर मेल से, मतलब कि भारत और अंगकोर, मतलब अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उसका विकास जो है एक खेमेर प्रतिभा ने किया। और दोनों के मिलन से क्या हुआ, एक अजूबा पैदा हुआ। अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसको बनवाया था उसका नाम था जयवर्मन। उसका नाम भी क्या था, भारतीय नाम था, ठेठ भारतीय नाम था। क्लास 8 अभी बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। जो मैंने आज बताया, जितने भी टॉपिक बताए हैं आप यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद का भाग बेटा मैं आपको आगे समझाऊंगी।